नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की, आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ढांचागत और कल्याणकारी उपायों पर विचार विमर्श किया। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना आज देश के कोविड योद्धाओं के प्रति एकजुटता और सम्मान प्रदर्शित करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश के आधे हिस्से में कामकाज पूरी तरह शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन जारी। पूरे देश में लाइफ उड़ान योजना के तहत 422 उड़ानों से 790 टन आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति। संयुक्त अरब अमारात में भारतीय दूतावास से जारी वेबसाइट पर 1,57,000 से अधिक फंसे लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण कराया। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और किसानों को सहयोग देने के उपायों तथा नकदी और ऋण प्रवाह बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। कोविड-19 को देखते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा जल्द से जल्द व्यापार की सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों पर भी विचार हुआ। श्रमिकों और आम लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को सहयोग देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। श्री मोदी ने कॉरपोरेट प्रशासन, ऋण बाजार और बुनियादी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने और कोविड-19 के असर से प्रभावित कार्य तेज करने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता बताई ताकि और विलंब रोका जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के तहत सुधार पहल जारी रखने तथा निवेश और पूंजी निर्माण की अड़चनें दूर करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री, वित्त मंत्रालय की सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा के लिए भी एक बैठक की, जिसमें कृषि विपणन में सुधार, अतिरिक्त उपज के प्रबंधन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने के उपाय और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई-नैम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम को मौजूदा समय के अनुरूप बनाने के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निजी निवेश की भी चर्चा की गई। सशस्त्र बल देश के कोरोना योद्धाओं के साथ आज एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य पेशेवरों, सुरक्षा अधिकारियों, सफाई कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कामगारों और मीडिया कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ कई गतिविधियां संचालित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा कर्मियों के असाधारण और साहसिक प्रयासों के सम्मान में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख आज नई दिल्ली में पुलिस स्मारक पर फूल चढ़ाएंगे।
भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान C-130 कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय करेगा और इस दौरान वह श्रीनगर के डल झील, दिल्ली में राजपथ, भोपाल में बड़ा तालाब, मुंबई में मरीन ड्राइव, बेंगलुरु के विधानसभा और कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरेगा। वहीं सुबह 9 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर पुष्प की वर्षा की जाएगी और 10:30 बजे ये हेलीकॉप्टर एम्स अस्पताल, आरएमएल, एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों पर फूलों की वर्षा करेंगे। कोविड योद्धाओं को सलामी देने के लिए लड़ाकू विमान सुखोई 30, मिग-29 और जगुआर 10:15 बजे दिल्ली में उड़ान भरेंगे। वहीं सेना के बैंड कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों का दौरा करेंगे और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में धुन बजाएंगे। दिल्ली में ये बैंड सुबह 10 बजे कैंट बोर्ड अस्पताल और नरेला स्थित क्वारंटीन फैसिलिटी में पहुंचेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब फेजिंग आउट कर रहे हैं। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा से 1490 छात्रों को लेकर कल एक विशेष रेलगाड़ी रांची पहुंची। वहीं तेलंगाना से भी करीब 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली श्रमिक रेलगाड़ी शुक्रवार देर रात रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी चलाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इन कामगारों और विद्यार्थियों के लौटने के बाद किसी संक्रमण की आशंका से निपटने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। हजारों की तादाद में मजदूर आएंगे, छात्र छात्राएं आएंगे, दूसरे अन्य लोग भी आएंगे। उसमें से कुछ लोग कोरोना के रियर हो सकते हैं और वो विभिन्न शहरों में, कस्बों में, गांव में जाएंगे। इसलिए चुनौती अब सामने आएगा और इसके लिए जो तैयारी हमारी है वो यही है कि जितने भी लोग आए उससे पहले टेस्ट होगी, उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर और छात्र अपने गृह नगर पहुंचने लगे हैं। बिहार में जयपुर से फंसे यात्रियों को लेकर आ रही एक विशेष रेलगाड़ी कल तीसरे पहर पटना के दानापुर स्टेशन पहुंची। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इन श्रमिकों का स्वागत किया। इस विशेष रेलगाड़ी से राजस्थान के नागौर जिले के 1174 श्रमिक बिहार लौटे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण।
कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 37,776 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 10,070 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,223 रोगियों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 संक्रमण से उबरने की दर 26.65% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों के साथ मिलकर कई कदम उठा रही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन उपायों की उच्चतम स्तर पर समीक्षा और निगरानी की जा रही है। दुनिया भर में कोविड-19 से जुड़ी मौतों की संख्या आज 2,40,000 से ज्यादा हो गई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 33,86,519 हो चुकी है, जिनमें से 2,40,654 मरीजों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 384 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,122 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार 1,256 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 64 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 5,054 हो गई है। कल 24 घंटे के दौरान 333 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 3,860 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 36 रोगी वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। गुजरात में फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्य में ले जाने के लिए गुजरात से कल 3 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया गया। इन 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से 2 ट्रेन अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के लिए, जबकि 1 ट्रेन सूरत से ओडिशा के लिए रवाना हुई। प्रत्येक ट्रेन में लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण और मेडिकल चेकअप किया गया। राज्य सरकार ने गुजरात में फंसे हुए श्रमिकों को जिला नियंत्रण कक्ष 1077 पर पंजीकृत कराने की अपील की है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विपुल मित्रा को फंसे हुए श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों के विशेष ट्रेनों के माध्यम से सुचारू आवागमन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में जहां पुलिस लॉकडाउन कड़ाई से लागू कर रही है, वहीं लोग पुलिस के मानवीय प्रयासों की भी सराहना कर रहे हैं। उमरिया जिले में पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बुजुर्गों का पता लगाएं और उनकी मदद करें जो अकेले रह रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि संकल्प योजना के तहत हम हर बुजुर्ग परिवार के साथ कम से कम एक पुलिसकर्मी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के हमारे सम्मानित वृद्ध जन हैं या दंपति हैं जो अकेले रहते हैं, पुलिस उनकी दहलीज पर आवश्यक सुविधाएं पहुंचाएगी, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल रिचार्ज है, राशन है, सब्जी है, दूध है, इस प्रकार का वितरण होगा। पुलिस को संकल्प योजना की प्रेरणा भी एक बुजुर्ग महिला से ही मिली जो अपनी दवाओं के लिए चिंतित थी। हमारे घर आए एसपी साहब, उन्होंने बताया कि आपको सब सामान सब आपके पास आ जाएगा। संकल्प योजना वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है और कई जिलों के लिए अनुकरणीय बन सकती है। उमरिया से संतोष गुप्ता के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में उपचार के बाद कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 107 हो गई है। अभी 380 लोगों का उपचार चल रहा है। राज्य में कुल 491 लोग संक्रमित हैं। राज्य में 57 प्रवासी मजदूरों में भी पॉजिटिव मामला पाया गया है। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कोरोना रोगियों के संपर्क में आए आईजीएमएस के 40 डॉक्टरों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। इस अस्पताल के 60 स्वास्थ्य कर्मियों को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। इस बीच आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी नहीं करने के आरोप में पीएमसीएच के 8 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने कर्फ्यू में मौजूदा 4 घंटे की छूट बढ़ाकर कल से 5 घंटे करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने के बाद मंगलवार को राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया था। कोविड-19 के कारण राज्य के अंदर और बाहर फंसे लोगों की आवाजाही शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों की वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं।
जम्मू कश्मीर वापस आने पर लोगों की नियमित और गैर नियमित गतिविधियों में अंतर तथा क्वारंटीन प्रक्रिया के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है। कश्मीर संभाग में लौटने के लिए श्रमिक 9797172356 पर जमीर को और 8899646373 पर शौकत शफी को संपर्क कर सकते हैं। जम्मू संभाग में लौटने के लिए प्रवासी श्रमिक संजीव कुमार भट्ट को 9419424281 और शिविका शर्मा को 7889663055 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर लौटने के इच्छुक छात्र उच्च शिक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू संभाग में लौटने के लिए 9419116424 पर गुरदीप को और 9419167771 पर उमरान को संपर्क किया जा सकता है। कश्मीर संभाग में लौटने के लिए छात्र 9469339499 पर उबैद को संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल 9 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। चंडीगढ़ में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 94 हो गई है। 75 लोगों का उपचार चल रहा है और 19 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। पंजाब में 187 अन्य लोगों में कोविड-19 संक्रमण पाया गया है। ये लोग अमृतसर, होशियारपुर, पटियाला, लुधियाना और मोगा सहित कई जिलों से हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 170 संक्रमित लोग हाल ही में महाराष्ट्र में नांदेड़ से वापस आए श्रद्धालु हैं। अन्य संक्रमित लोगों में राजस्थान के कामगार, दुबई से वापस आया एक व्यक्ति और मोगा में 4 आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। होशियारपुर से 1 और मोहाली से 3 लोगों को स्वस्थ होने के बाद कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही पंजाब में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 772 हो गई है और अब तक 640 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल 112 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है और 22 रोगियों की मौत हुई है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सोमवार से कई ढील देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी के नेतृत्व में चेन्नई में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था आंशिक रूप से फिर शुरू करने के फैसले की घोषणा की गई। राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ये घोषणाएं केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हैं। हालांकि राज्य के रोकथाम वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रहेगा। चेन्नई में गैर रोकथाम के क्षेत्रों में उद्योगों, सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों, विशेष आर्थिक जोन और निर्यात वाली इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ दोबारा कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई है। हालांकि उन्हें सीमित संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे और कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए कार्यालय से वाहन उपलब्ध कराने होंगे। उधर त्रिपुरा में कोरोना के 2 रोगियों के स्वस्थ होने के 15 दिन बाद कल सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए। वर्तमान में त्रिपुरा में 8 जिलों में से 2 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जबकि शेष 6 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने कल इम्फाल में किसानों और कृषि कंपनियों, कृषि उत्पादकों और क्लबों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद उत्पादकता बढ़ाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री बागवानी और कृषि क्षेत्र के विभिन्न पक्षकारों के साथ कई बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन 2 क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के विभिन्न उपाय करने के निर्देश दिए। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ढांचागत और कल्याणकारी उपायों पर विचार विमर्श किया। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना आज देश के कोविड योद्धाओं के प्रति एकजुटता और सम्मान प्रदर्शित करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश के आधे हिस्से में कामकाज पूरी तरह शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां का संचालन जारी। पूरे देश में लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत 422 उड़ानों से 790 टन आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति। और संयुक्त अरब अमारात में भारतीय दूतावास से जारी वेबसाइट पर 1,57,000 से अधिक फंसे लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण कराया। देश में कोविड-19 महामारी से मरीजों के स्वस्थ होने की दर
26.5% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1061 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9,950 हो गई है। देश में अभी तक 37,776 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 को रोकने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कदम उठा रही है। इसके लिए नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 से मुकाबले में आयुर्वेद के साथ मानक आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग के लिए आयुष मंत्रालय की सराहना की है। कोविड-19 महामारी पर विभिन्न विशेषज्ञों के साथ जारी विचार विमर्श में श्री नड्डा ने कल आयुर्वेद चिकित्सकों से बातचीत की। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय की सराहना करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मंत्रालय ने संक्रमण से मुकाबले के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिए हैं। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। कल ट्वीट में श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु लोगों को कोरोना से बचाने वाला उपयोगी ऐप है। उन्होंने कहा कि इसमें डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इस ऐप को किसी निजी ऑपरेटर ने तैयार नहीं किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इस ऐप के जरिए निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ऐप की डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दे भी उठाए थे। लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत 422 उड़ानों से देश में 790 टन आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई है। ये उड़ानें एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी विमान कंपनियों के तहत संचालित की गई हैं। इनमें से एयर इंडिया और एयर अलायंस ने 244 उड़ानों का संचालन किया। लाइफलाइन उड़ानों ने 4,13,000 किलोमीटर से अधिक हवाई दूरी तय कर 790 टन से अधिक आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति की है। पवन हंस सहित हेलीकॉप्टर सेवा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और द्वीप क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं, जो महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और रोगियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट और इंडिगो वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी एशियाई देशों के साथ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कोविड-19 से संबंधित राहत सामग्री लाने और ले जाने के लिए वायु मार्ग विकसित किया गया है। इसके तहत एयर इंडिया द्वारा 842 टन चिकित्सा सामग्री लाया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। संयुक्त अरब अमारात में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए दूतावास द्वारा 29 अप्रैल से शुरू की गई वेबसाइट पर पिछले 3 दिन में 1,57,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 57% लोग केरल से हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी बड़ी संख्या में ऑनलाइन नाम दर्ज कराया है। इनमें से 40% लोग कामगार हैं, जबकि 20% लोग पेशेवर हैं जो रोजगार छिन जाने के कारण स्वदेश लौटना चाहते हैं। इस वेबसाइट से अमारात के अलावा खाड़ी के अन्य देशों से भारत लौटने के इच्छुक लोगों की संख्या का मूल्यांकन किया जाएगा। दूतावास ने कहा है कि किसी भी फैसले की जानकारी वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रूमेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई है वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, इसके इलाज में ये दवाई नहीं दी जाती। लेकिन इस इन्फेक्शन में आज की डेट में कोई दवा काम नहीं करती, तो इस दवाई को कुछ मरीजों को दे के देखा है। लेकिन हम ये कहें कि ये दवाई इस बीमारी का इलाज है तो ये समय ये बिल्कुल गलत होगा। तो लोगों को अपने आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीबी पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडेय ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि भारत में गर्म मौसम का कोरोना संक्रमण के फैलाव पर असर अध्ययन का विषय है।
कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है और पहले भी यह देखा गया है कि जो वायरस रेस्पिरेटरी वायरस थे जैसे H1N1 या सार्स वायरस कुछ सालों पहले दुनिया में आया था, उनका प्रभाव समर वेदर में कम हो गया था। इसी को देख के माना जा रहा है कोरोना वायरस के ऊपर भी हीट का इफेक्ट हो सकता है और यह संभव है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:25 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन परिचर्चा में भाग लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800115767 और 011233144444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल भेजे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से संघर्ष में लगे योद्धाओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन कोरोना योद्धाओं की सेवाओं और प्रयासों के प्रति अनूठे ढंग से आभार व्यक्त किया जा रहा है। आज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मियों तथा अन्य लोगों के ऊपर राजधानी लखनऊ में फूलों की वर्षा की जाएगी। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि सुबह 10:15 से 10:30 बजे के बीच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PGI के ट्रामा सेंटर पर आसमान से फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। इसके बाद इन योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन होगा। उधर इन योद्धाओं के अथक प्रयास से राज्य में 698 कोरोना संक्रमित रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां सिद्धार्थ से। धन्यवाद चंद्रिका। आज के अखबारों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद में प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात और सलाह मशविरा करने को सुर्खियों में दिया है। अपने अनुमान के साथ जनसत्ता ने लिखा है, पूर्णबंदी के दूसरे राहत पैकेज की तैयारी, MSME को 100% तक बिना गारंटी कर्ज संभव। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जनधन खातों में सरकारी सहायता की दूसरी किस्त कल पहुंचेगी। राष्ट्रीय सहारा ने कृषि क्षेत्र के लिए सुधारों पर की गई प्रधानमंत्री की चर्चा को अहमियत दी है। अखबार ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के हवाले से लिखा है कि सबसे बुरा दौर गुजर गया, लेकिन वैक्सीन आने तक सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य एहतियात अब भी बहुत जरूरी। पत्र ने अपने विश्लेषण में लिखा है, इधर टेस्ट बढ़ रहे हैं, उधर केस। हिन्दुस्तान ने लिखा है, गुच्छों में मिले संक्रमण ने राजधानी की चिंता बढ़ाई। देश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 2411 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जनसत्ता ने इस खबर को बड़े अक्षरों में लिया है। अखबारों ने दिल्ली में 40 दिन के बाद सशर्त सरकारी कार्यालय कल से खुलने की खबर के साथ लिखा है, दिल्ली के सभी कार्यालयों में एक समय में 33% स्टाफ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का ध्यान रखना होगा। सरकारी कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग का काम कल से शुरू होगा। श्रमिकों की घर वापसी के लिए सरकार के व्यापक प्रबंधन पर भी अखबारों की नजर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न राज्यों से घर वापसी के लिए लगातार प्रयासों की भी खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, फंस गए हैं दिल्ली में तो घर वापसी के लिए राज्यों की हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी दें। दैनिक जागरण ने लिखा है कि हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना ने श्रमिकों से घर नहीं आने की अपील की। पूर्व न्यायाधीश और लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी के कोरोना संक्रमण से मौत होने की खबर कुछ अखबारों ने दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होने के बाद अब निजी कर्मचारियों को भी इसका इस्तेमाल अनिवार्य किया गया। ग्रीन जोन में कल से खुलेंगी कैट की अदालतें, केंद्र सरकार ने किया निर्देश जारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की, आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ढांचागत और कल्याणकारी उपायों पर विचार विमर्श किया। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना आज देश के कोविड योद्धाओं के प्रति एकजुटता और सम्मान प्रदर्शित करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश के आधे हिस्से में कामकाज पूरी तरह शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन जारी। पूरे देश में लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत 422 उड़ानों से 790 टन आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।